क्या हो रहा है? ईशा ने उनके कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। उसने बर्तन साफ कर लिए थे। उन सबको वहां देखकर वह भी उनकी रजाई में घुस गई। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पा हमें अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुना रहे हैं। होश ने बड़े जोश से जवाब दिया। आपको भी सुननी है? ईशा ने हामी भरी। होश ने जल्दी से उसे संक्षेप में अब तक की कथा सुनाई। फिर रोश ने आगे कहा, अच्छा तोल लो, अगर तोलना ही चाहती हो। अली बाबा ने बीवी की बात मान ली, लेकिन किसी से इसके बारे में एक लफ्ज भी न कहना। उसने सिर हिलाया और तेजी से कासिम के घर की ओर रवाना हो गई उनके बाट और तराजू मांगने। बड़ा तराजू चाहिए या छोटा? उसकी भाभी ने पूछा। छोटा, उसने जवाब दिया। आज बड़े की जरूरत नहीं है। जरा ठहरो, उसकी भाभी बोली। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लाती हूँ। एक लकड़हारे की लुगाई को छोटे तराजू की भला किस चीज के लिए जरूरत हो सकती है? कासिम की बीवी ने तराजू ढूंढते हुए सोचा, कटी लकड़ियों के भारी टुकड़े तोलने के लिए तो हो नहीं सकती। अगर आज लकड़ी नहीं तुल रही तो क्या तुल रहा है? कासिम की बीवी जानना भी चाहती थी, लेकिन सीधे सीधे पूछना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बात तराजू अपनी भाभी को देने से पहले चुपके से निचले पल्ले के नीचे थोड़ी ठोस वसा चिपका दी। ठोस वसा क्या होती है? जोश ने पूछा। ये गाय या भेड़ जैसे जानवर के गुर्दे या जांघ के आसपास से आई कड़ी चिपचिपी चर्बी होती है, रोश ने जवाब दिया। कासिम की पत्नी बहुत सयानी थी। उसने ऐसा इस उम्मीद से किया कि अली बाबा और उसकी मेहरारू छोटी तराजू से जो कुछ मापेंगे, उसका कोई अंश शायद तराजू वापस करते वक्त उस चर्बी में चिपका रह जाए। इस तरह वह पूछे बिना ही जान जाएगी कि उन्होंने इससे क्या तोला था। अली बाबा की पत्नी को कोई शक न हुआ। वह तराजू घर ले आए और लगी सोने का वजन करने। अली बाबा खुदाई में व्यस्त था। जब धन तुल गया तो बीवी ने सावधानी से उसका एक बड़ा हिस्सा छेद में गाड़ने और मिट्टी डालकर उसे ढकने में उसकी मदद की। फिर वह अपनी भाभी को तराजू लौटा आई, इस बात से बेखबर कि एक अशरफी अभी भी एक पल्ले के नीचे चिपकी रह गई है। जब कासिम की बीवी ने सोने का सिक्का देखा तो वह बावली हो गई। उस रात कासिम दुकान से जब घर लौटा तो ईर्ष्या और क्रोध से धधकते हुए उसने उसे पूरी दास्तान सुनाई और सिक्का दिखाया। सालों तक हम इनकी मदद करते रहे, ये सोचकर कि ये बिल्कुल गरीब है। वह उफनी, लेकिन ये तो इतने अमीर हैं कि आम आदमी की तरह अपनी दौलत नहीं गिनते। ये तो अपनी अशरफियत तोलते हैं। तुम्हारा भाई तो किसी अमीर की तरह दौलतमंद है और वह हम सबको खूब बेवकूफ बनाता आया है। कासिम उस रात सो नहीं सका। लगभग सवेरा होने तक वह करवटें बदलता रहा। जब पहले मुर्गे ने नए दिन का इस्तकबाल करते हुए बांग दी तो कासिम पहले ही उठ चुका था और अपने भाई अली बाबा के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। सोब बखैर भाईजान, अली बाबा ने कहा, हालांकि इतनी सुबह उसे देखकर उसे ताज्जुब हो रहा था। क्या उनकी भाषा में सोब बखैर का मतलब गुड मॉर्निंग है? जोश ने पूछा। एक तरह से, रोश ने जवाब दिया, और शब बखैर एक तरह से गुड नाइट है। पर्शियन या फारसी भाषा में शब का मतलब है रात और खैर का मतलब सलामत रहो या ठीक रहो। रोज का मतलब है दिन। तो रोज बखैर ऐसा हुआ जैसे आप कहें दिन आपके लिए अच्छा हो या अल्लाह आपको दिन भर सलामत रखे। जोश ने समझकर सिर हिलाया। रोश ने अपने अंदाज में अरेबियन नाइट्स किस्सा कहना जारी रखा। तू तो गरीब और जरूरतमंद है ना अली? कासिम ने पूछा। वह इधर उधर की बातें करने के मूड में नहीं था। अली बाबा ने चुपचाप हामी भरी। वह कासिम का मिजाज जानता था। कुछ गड़बड़ थी। इतना गरीब कि कुछ वजन करने के लिए तू खुद की तराजू तक नहीं रख सकता। अली बाबा चुपचाप कासिम को देखता रहा और इंतजार करता रहा। मुठभेड़ होने को थी, वह हवा में उसे सूंघ सकता था। इतना गरीब, तुझे मेरी तराजू मांगनी पड़ती है अपना सोना तौलने के लिए? खुद पर काबू रखने की अपनी कोशिशों के बावजूद कासिम अब कँपकँपा रहा था। क्या? अली बाबा चौंका। कौन सा सोना? कासिम चुपचाप उसे घूर रहा था, लेकिन तेजी से बढ़ते हुए गुस्से की वजह से उसका तमतमाया चेहरा लाल हुए जा रहा था और वह थरथराने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अली बाबा ने कमजोर सा प्रतिरोध किया। झूठे! कासिम एक फट्टे ज्वालामुखी की तरह चिंघाड़ा और उसने अशरफी अली बाबा के चेहरे पर दे मारी। जब तेरी बीवी ने कल मेरी तराजू लौटाई तो तेरी ये अशरफी उसमें चिपकी चली आई। तूने वालिद की विरासत से मेरा हिस्सा लूट लिया, चोरी से उनकी दौलत छिपाता रहा, जबकि मैं आज तक यही सोचता रहा कि वे हमारे लिए कुछ नहीं छोड़कर गुजरे। मैं वली अध्यक्ष, गवर्नर, शासक से तेरी शिकायत करूंगा और तेरी अशरफियां जब्त करवाऊंगा। तू ठहर के देख, तू जेल में सड़ेगा और जिल्लत की मौत मरेगा। मैं बदला लेके रहूंगा। अली बाबा को एहसास हो गया कि अब बहस करना या अपने धन के बारे में झूठ बोलना बेकार है। बजाय इसके कि वह उसके मलाल और बतंगड़ को और बढ़ाए, उसने फैसला किया कि वह भाई को अपना राज बता देगा। लेकिन भरोसा एक बार खो जाता है तो दोबारा जल्दी नहीं मिलता। अपने भाई के डाकुओं और जादुई गुफा के साथ हुए असाधारण अनुभव को सुनने के बावजूद कासिम का शक गया नहीं।
साबित कर। वह फुफकारा, बता मुझे कि ये गुफा कहाँ है। जादुई पासवर्ड क्या है? मैं जाकर खुद चेक करूंगा और अगर तूने झूठ बोला है तो मैं सीधा वली के पास जाऊंगा। तो अली बाबा को मजबूरन उसे थल चिन्ह, जादुई जुमले जिनसे चट्टान का मुंह खुलता और बंद होता था, और खजाने में क्या क्या है, ये सब तफसील से बताने पड़े। कासिम ने सुना ध्यान से, मगर असल में उसे अली बाबा पर विश्वास हुआ नहीं। तुझे लगता है कि मैं बच्चा हूँ? वह गुर्राया, इन जादू की कहानियों से तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अपनी वारिसी धोखाधड़ी को छिपाने के लिए कैसा मुकम्मल झूठ पकाया है। तो परख ही लो खुद, अली बाबा के कहा, और इतनी जोर से चिल्लाना बंद करो। मुर्दों को जगा दोगे तुम, फिर उन तक को खजाने का पता चल जाएगा। कासिम चुप हो गया। बहुत देर तक चुपचाप अली बाबा को वो घूरता रहा, फिर वह लौट गया।